गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हैं उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी इस नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है इसका अर्थ जान लेते हैं। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का क्या अर्थ होता है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, है ना। इसमें सांख्यिकी विश्लेषण की ये एक ऐसी तकनीक है ना, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी श्रेणी का एक ऐसा मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है जो कि उस पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करे, है ना। मतलब उसका औसत या उसको हम माध्य कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई फॉर्म अ ग्रुप ऑफ नंबर, है ना। एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर को लेते हैं जो कि पूरी फॉर्म एनी सीरीज़, किसी भी सीरीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा, मतलब हमारे डेटा का जो होल सेट है उसमें से कोई एक हम ऐसी संख्या लेते हैं जो पूरे होल सीरीज़ को क्या करती हैं, हमारे उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी की जो डेफिनेशन है वो जेपी गुलफोर्ड ने दी है। एन एवरेज इज़ अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप, है ना। जो सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमारा एक ऐसा एवरेज है जो कि सेंट्रल वैल्यू यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या करता है, शो करता है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की अगर हम देखें परिभाषा, तो परिभाषा है क्लार्क और शकाड़े के शब्दों में, ठीक है। माध्य समंकों के समूह का वर्णन करने की एक अकेली संख्या प्राप्त करने का प्रयास है। माध्य के अंतर्गत हम क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू या औसत निकालते हैं, जिससे हमको उस पर्टिकुलर समूह का क्या मिल जाता है, मिड नंबर मिल जाता है, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल जो एवरेजेस हैं उनकी हमारे पास में क्या उपयोगिता है ना। सबसे पहले उसके उद्देश्य, कार्य, महत्व और उसकी उपयोगिता की हम बात करें तो पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट पिक्चर और शॉर्ट समरी, समूहों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। सबसे पहले क्या है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, मतलब जो बहुत ही टिपिकल डेटा है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल एंड क्लियर फॉर्म में, है ना, क्लियर एंड शॉर्टकट फॉर्म में। तो उससे क्या होगा, दिस प्रोवाइड द समरी, इससे हमको डेटा की समरी मिल जाएगी एंड देन अंडरस्टूड द रिमेंबर्ड ईजीली, और हम ऐसे डेटा को ईजीली रिमेंबर करके रख सकते हैं। जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए ये याद रखना मुश्किल है, बट अगर आपको क्लास में पूछा जाएगा कि भाई आपको परसेंटेज कितने आए, तो आपको हमेशा याद रहेगी कि मुझे 10th में या 12th में इतने परसेंटेज आए हैं। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो क्योंकि क्या हो गई, वो आपके पास समरी इकट्ठा हो गई है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट कंपैरेटिव, है ना, मतलब तुलना में सहायक है। अब हमारा क्या है, स्टैटिस्टिकल इसको हम मीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो डेटा क्या होगा, शॉर्ट और सिंपल रहेगा, तो हम उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारा लास्ट ईयर का जो डेटा है, जैसे सपोज़ करो आपको 10th में परसेंटेज जो आए हैं, तो आप चाहोगे कि भाई अब मेरे नेक्स्ट ईयर क्या हो, परसेंटेज ज़्यादा हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि भाई अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन भी कर सकता है कि भाई इस साल मेरे पास प्रॉफिट इतना है, तो नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट को और क्या कर लूँ, और बढ़ा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे क्या कर सकते हैं, डेटा को बढ़ा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना। इससे हमारा क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में आसानी मिलती है, मतलब उसका विश्लेषण करने में आसानी होती है, ठीक है। मीन इज़ द बेसिस, मीन हमारा क्या है, एक ऐसा बेसिस है जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना, उसका एनालिसिस करने में हमको आसानी मिलती है ना। इसके हमको मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं,
ये सब कुछ हमको इसका आसानी से पता चल जाता है। फिर है हमारा कंक्लूजन। इसमें हमको निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है, मतलब हम इससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे अलग अलग टाइप से हमको अगर कंक्लूजन निकालना है, चाहे हमारा ट्रेड है, बिजनेस है, या हमको कंट्री से रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ के लिए कोई डिसीजन लेना है या कोई कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, तो इसमें हम मीन या एवरेज की हेल्प क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही यूज़फुल टूल है ना, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन फिफ्थ है म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनी टाइम्स क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें रिलेशनशिप जो है टू ग्रुप्स के डेटा के अकॉर्डिंगली काम करें, या म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है अंडरस्टूड हो ईजीली, है ना, डिटरमाइन करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज और मीन। अब इसमें देखिए हमारे आदर्श मीन के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, जिससे कि वो हमारा आदर्श मीन कहलाए। सबसे पहला है इजी टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में सरल होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं वो हमारे डेटा को क्या करती हैं, स्मॉल एंड सिंपल बना देती हैं, मतलब बहुत ही ईजी बना देती हैं। तो उससे क्या होगा, मीन जो है ये शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको हमको समझने में आसानी होगी। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, हम को समझ में नहीं आएगा तो हमारे कोई काम का भी नहीं रहेगा। तो मीन क्या है, हमको सिंपल समझने में आसानी से आ जाता है। फिर है आइडियल एवरेज में कैसा होना चाहिए, सेकंड उसमें होनी चाहिए गुण इजी टू कैलकुलेट, इसको निर्धारण में सुगम होना चाहिए, मतलब हमको कैलकुलेशन में आसानी होनी चाहिए। तो मीन को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है ना, चाहे आपका डेटा लार्ज स्केल पे हो, है ना। तो इसमें मीन फिक्स करने में आपको सिंपल और स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अलग अलग मेथड दी हुई है ना। तो इससे आपको रिज़ल्ट एकदम एक्यूरेट मिलता है, जो कि इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देन है थर्ड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, है ना। अब ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ना, श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित है। कैसे, मीन शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे क्या है, बेस्ड है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड, ये अफेक्टेड नहीं होता है वन और टू वैल्यूज से, ठीक। मीन इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, इसलिए ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ को शो करता है। देन फोर्थ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, है ना, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सबसे छोटी से छोटी संख्या या फिर अधिकतम, उनका अनुचित प्रभाव से बचाव भी करता है ना। तो आइडियल एवरेज जो है अफेक्टेड नहीं होता है, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है। इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, ये सिर्फ किससे अफेक्ट होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। इट नॉट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा, इसीलिए ये डेटा का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव शो नहीं कर पाता है। फिर है हमारा क्लियर एंड स्टेबल, फोर्थ पॉइंट। अब ये कैसा होता है, क्लियर और स्टेबल रहता है। द डेफिनेशन ऑफ द आइडियल एवरेज एक्सप्रेस्ड सच वर्ड्स, है ना। अब हम आइडियल एक्सप्रेस को कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फाइंडिंग कंक्लूजन, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे हमारा आइडियल एवरेज जो मैथमेटिकल फॉर्म में हमको मिलता है वो बिल्कुल ट्रू मिलता है, और ये पर्सनल फीचर्स से कभी भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास में जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी कहें या फिर हम उसको स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कहें, बोथ आर सेम। इसमें इसके 3 टाइप्स हैं, अर्थमेटिक एवरेज इन ए मीन, है ना, फिर सेकंड है मीडियन, एंड देन थर्ड है मोड, है ना। और मीन में क्या है, हमारे 2 मेथड्स होती हैं, सिंपल अर्थमेटिक एवरेज और वेटेड अर्थमेटिक एवरेज, ठीक है। अब इसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति अथवा
सांख्यिकी माध्य, है ना। अगर हम हिंदी में बात करें इसकी तो इसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है या फिर हम सांख्यिकी माध्य भी कह सकते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसको बोलते हैं समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक या भूयिष्ठक, ठीक है। और समांतर माध्य जो है उसके हमारे 2 पार्ट हैं। एक सिंपल अर्थमेटिक एवरेज होता है और एक वेटेड अर्थमेटिक एवरेज होता है। इसमें हम 2 तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक एवरेज और मीन। एवरेज इज अ वैल्यू विच इज टिपिकल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेट ऑफ डेटा। किसी भी सेट ऑफ डेटा के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज किसी भी सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज या फिर मीन। समांतर माध्य जो होता है वो संभवतः सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सांख्यिकीय माप है और इसकी वास्तविकता ही यह है कि यह स्वयं सांख्यिकीय विज्ञान से भी पुराना है। मतलब एवरेज निकालने का जो तरीका है वो सबसे पुराना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन के हमारे 2 प्रकार हैं समांतर माध्य के, है ना। पहला है सरल समांतर माध्य यानी सिंपल अर्थमेटिक मीन। इन सिंपल अर्थमेटिक मीन द मीन इज कैलकुलेटेड बाय गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस। इसमें हम हर एक चीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑल द यूनिट्स इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस दे करके हम क्या बनाते हैं, हम समांतर माध्य निकालते हैं, है ना, या उसको हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो सरल समांतर माध्य में वह माध्य है जिसमें किसी भी श्रृंखला के सभी मदों को हम समान महत्व देते हैं, मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट, वेटेड अर्थमेटिक मीन। इट इज़ दैट टाइप ऑफ मीन इन विच इक्वल इम्पोर्टेंस इज़ नॉट गिवन टू ऑल द वैल्यूज़। इसमें हम सारी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हियर सम वैल्यूज़ आर गिवन मोर वेट, है ना। कुछ वैल्यूज़ को हम ज़्यादा वेट देते हैं बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। मतलब भारित समांतर माध्य वो माध्य होता है जिसमें हम किसी भी श्रृंखला के विभिन्न पदों को उनके तुलनात्मक महत्व के आधार पर भार देते हैं। मतलब उसमें सबसे पहले हम तुलना करते हैं कि किसको हमको वेटेज ज़्यादा देना है, जिसमें से हमारा क्या होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन हमको निकालने में आसानी से आ जाता है। फिर है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन। अगर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन का अगर हम कैलकुलेशन देखें तो इसमें 3 प्रकार की सीरीज़ होती है। सबसे पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज़ यानी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी और तीसरी होती है कंटिन्यूस सीरीज़, है ना। ये 3 प्रकार की सीरीज़ में हम इसको अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। आपको सबको पता है व्यक्तिगत श्रेणियाँ कौन सी होती है, जिसमें आपको सीरीज़ दे रखी होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ यानी खंडित श्रेणी जिसमें हम उसको खंडों में विभाजित करते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज़ जो रनिंग में चलती है, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से। जो कि हम सीरीज़ पहले समझ चुके हैं कि कंटिन्यूस सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ कौन कौन सी होती है। लास्ट चैप्टर में मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है अर्थमेटिक मीन की, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, या हम कहें विशेषताएं, अर्थमेटिक मीन की विशेषताएं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अर्थमेटिक मीन इज़ 0, है ना। द टोटल ऑफ डेविएशन, जब भी हम डेविएशंस देखते हैं तो ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज़ 0। इसमें हमारा अर्थमेटिक मीन जो होगा हमेशा समांतर माध्य 0 ही आएगा। फिर है इजी टू यूज़, है ना। इसको हम सरलता से यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इजीली। अर्थमेटिक मीन इज़ फ्यूचर एल्जेब्रिक कैलकुलेशन। इसमें हम फ्यूचर एल्जेब्रिक इक्वेशन या फ्यूचर एल्जेब्रिक हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजीली कर सकते हैं।
इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसमें बहुत छोटे से छोटे या बड़ी से बड़ी मूल्य से ये प्रभावित नहीं होता है ना। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अर्थमेटिक मीन जो है, इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से नहीं अफेक्ट करते हैं। बाय लार्ज और स्मॉल वैल्यू, है ना, चाहे आपकी वैल्यू बिल्कुल ही लार्ज क्यों ना हो या बिल्कुल ही स्मॉल क्यों ना हो, इससे हमारे वेरिएबल्स जो हैं इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। देन है कंसिडरेशन, हमारा कंसिडरेशन क्या है ना, कि हम किस लेवल पर कंसिडर कर रहे हैं। वाइल अर्थमेटिक कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो कंसिडरेशन हमने किस लेवल पर किए हैं, या नंबर ऑफ हमारे वैल्यूज़ जो हैं एक्सक्लूड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें ध्यान रखते हैं। फिर है मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब हमारे अर्थमेटिक मीन की कुछ क्या है, मेरिट्स हैं या उसके गुण हैं, तो अब हम उनके बारे में पता कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला है इजी टू कैलकुलेट, है ना, इससे हमको गणना करने में बिल्कुल आसानी होती है, ये सरलता से हमारा कैलकुलेट हो जाता है, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या इसकी गणना कर सकते हैं, है ना। फिर है नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, है ना, इसमें हम सभी पदों को समान महत्व देते हैं। इसमें जितने भी पद होंगे उनको हम क्या देंगे, इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे, मतलब सारे पद हमारे लिए कैसे होंगे, समान होंगे, है ना। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट स्टेबिलिटी, अब इसमें स्थिरता, है ना, अब इसमें हमारा एक गुण और है कि इसमें स्थिरता पाई जाती है। ये अर्थमेटिक मीन जो होते हैं ये स्थिर होते हैं, ये बदलते नहीं हैं, ठीक। तो ये कैसा कहलाएगा, ये अर्थमेटिक मीन कैसा कहलाएगा, हमारा स्थिर कहलाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूरेसी, इसमें शुद्धता की हम जांच भी कर सकते हैं, मतलब हमारी एक्यूरेसी हमको देखने को मिल जाती है, इसमें एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेट कितना है, कि कितना शुद्ध है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। फिर है नो नीड ऑफ अरेंजिंग द डेटा, इसमें हमको क्रमबद्ध तरीके से डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डेटा को हम ना ही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेरिट्स। अब हम देखते हैं डिमेरिट्स कौन कौन से हैं इसके। डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, सबसे पहला है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, श्रेणी के चरम मूल्यों का इस पर प्रभाव पड़ता है, मतलब इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उनका इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सबसे बड़ा दोष है। एक्सट्रीम वैल्यू अगर एकदम छोटी संख्याएं हों या एकदम बड़ी संख्या हो तो उससे मीन क्या हो जाता है, अफेक्ट करता है। देन सेकेंड पॉइंट है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय इंस्पेक्शन, इसको सिर्फ निरीक्षण से ज्ञात नहीं कर सकते हम, इसको प्रॉपर हमको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो इसका कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने एक भी ऑब्जर्वेशन को मिस कर दिया इसमें तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें जितनी भी हमारे वैल्यूज़ है या जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस है हमको ऑल ऑब्जर्वेशंस को इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर है कैन नॉट बी प्रेजेंटेड थ्रू ग्राफ, इसको रेखा चित्र से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रेखा चित्र का प्रदर्शन करना इम्पॉसिबल होता है, तो इसको हम रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट वैल्यू देन ऑल ऑब्जर्वेशन, इसमें हमारे मूल सामग्री से ये भिन्न होता है, मतलब इसमें हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग लेवल से वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फिर है रिडिकुलस यानी हास्यास्पद, इसमें हमारे जो डेटा होते हैं वो कुछ रिडिकुलस होते हैं, मतलब हास्यास्पद भी होते हैं, जिसको हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, ये भी इसमें एक क्या है, एक प्रकार का दोष है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें मीडियन, ठीक है। अब हमारे पास में मीडियन,
मीडियन refers to that value of the series which divides the series into two equal parts. जब भी हम सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं मीडियन। मतलब एक वैल्यू जो होते एक पार्ट जो होता है वो लेस देन होता है और एक वैल्यू होती है मोर देन वैल्यू। ठीक है, मतलब मध्यिका या मध्यका को किसी भी माला में मध्यिका के हम उस पद का मान है जिसमें हम उस पद को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक भाग में उससे कम वाले मान रखने में आते हैं और दूसरे भाग में अधिक वाले मान, है ना। जैसे आपके पास 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, आगे की 4 संख्याओं को छोड़ दोगे और पीछे की 4 संख्याओं को छोड़ दोगे। बीच में बचा कौन सा, 5। तो 5 क्या कहलाएगा आपका, मीडियन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन। अब मीडियन की हमारी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली है ये पोजिशनल एवरेज है, यानी स्थिति संबंधी माप कहलाता है। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। मतलब उस पोजीशन को ही हम क्या मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, फिर है क्वांटिटेटिव मेज़र। इसमें हम संख्यात्मक माप को ही आधार बनाते हैं। ठीक है, इसमें संख्यात्मक वैल्यूज़ को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, मूल्यों के आकार से प्रभावित नहीं होता है ना। तो नॉट अफेक्टेड बाय वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से ये प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, इसको हमको समझने में आसानी हो जाती है। मतलब हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि मीडियन हम किस तरीके से और कितना कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसमें एक विशेषता है कि ये समझने में भी आसान हो जाता है कि हमको क्या करना है, डेटा को अरेंज करके सिर्फ उसमें से बीच की एक वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। फिर है 5th पॉइंट, स्टडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इसमें हम आर्थिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं को समझने में ये सहायक होता है। तो इससे हम आर्थिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं को इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इससे हमको इस प्रकार की समस्याओं को समझने में कैसी होती है, आसानी होती है। फिर नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ मीडियन, है ना, मध्यिका के गुण। अब मध्यिका के गुणों की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कैसा होता है, सिंपल होता है, इसको हम सरलता से समझ सकते हैं, है ना। तो ये कैसा है, सरल है। दूसरा है लीस्ट अफेक्टेड बाय मार्जिनल वैल्यूज़, है ना, इसमें सीमांत मूल्यों का हम न्यूनतम प्रभाव देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमको लीस्ट अफेक्टेड होता है वो, है ना। तो सीमांत मूल्यों का हम न्यूनतम प्रभाव इसमें देख सकते हैं, तो उससे न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। पॉसिबल इन स्पेशल कंडीशंस, विशिष्ट परिस्थितियों में इसको गणना करना भी हमको संभव होती है कि हमारी कुछ स्पेशल टाइप की अगर कोई हमारी कंडीशन है तो विशिष्ट परिस्थितियों में भी इसको हम गणना करने में हमको सरल होता है। इसमें हम आराम से इसकी गणना कर सकते हैं। फिर है ये स्टेबल होता है, इसमें निश्चितता देखी जा सकती है कि ये कैसा होता है, मीडियन निश्चित होता है ना। तो इसमें हमको क्या है, निश्चितता भी मिलती है। ठीक, फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बिंदु रेखीय निरूपण में कर सकते हैं। मतलब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू भी हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर है डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। अब इसमें हमारे मध्यिका के कुछ दोष भी हैं। प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, इसकी निर्धारण संबंधी कठिनाइयाँ भी होती हैं कि हमको कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन की दिक्कतें हैं, मतलब हमको पहचान करने में इसको कठिनाइयाँ आती है। ठीक है, निगलेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यूज़, है ना, इसको हम मार्जिनल वैल्यूज़ जो हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी उपेक्षा की जा सकती है। फिर लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का इसमें कैसा होता है, अभाव होता है कि हम इसमें प्रतिनिधित्व का अभाव करके हमको देखने में आती है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसको निगलेक्ट किया जाता है इसमें।
ठीक है, उसकी उपेक्षा होती है। और साथ में ये कैसा हमारी स्थिति संबंधी, इसमें सिर्फ उनको पोजीशन निकालनी होती है, तो पोजीशन रिलेटेड है। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें इसके दोषों में शामिल होती है।